नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज से एमपी में विधिवत मोहन राज की शुरुआत हो गई। आज जब उन्हें भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ दिलाई गई तो उसमें कोई भाषणबाजी नहीं हुई। अमूमन लोकतांत्रिक परंपरा में शपथ ग्रहण के वक्त भाषणबाजी होती भी नहीं है, लेकिन सियासी समझ रखने वाले सभी लोगों ने उपस्थित लोगों के समूह को देखकर वो संदेश साफ सुन लिया जो बोला ही नहीं गया, जो उच्चारित ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर नेता बीएल संतोष की मौजूदगी ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि मोहन यादव की नियुक्ति के मायने क्या हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले मोहन यादव पहले उज्जैन गए, बाबा महाकाल की पूजा की और उसके बाद आकर 3 सदस्यीय कैबिनेट की बैठक की और अधिकारियों को भी समझाया कि अब एमपी किस दिशा में जाएगा। विधिवत पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के साथ ही उन्होंने जिन फाइलों पर हस्ताक्षर किए उनको मैं, चूंकि अभी बिल्कुल आपसे इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि उन्होंने आज किया क्या क्या, तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि उन्होंने हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज प्रधानमंत्री के नाम पे खोलने की फाइल पर दस्तखत किए और जो स्टूडेंट है उनकी डिग्री कैसे सहूलियत से मिल सके उसका डिजिटलाइजेशन की बात की। जो आतन अपराधी हैं बाहर निकल के फिर अपराध करते हैं उनकी जमानत निरस्त करने पर बात की। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनावश्यक प्रयोग पर रोक लगाने वाली फाइल पर बात करेंगे, इसके मायने क्या है। साइबर तहसील के लिए उन्होंने साइन किए, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण तत्काल मिल जाए हाथ में। और तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 4,000, पहले 3,000 रुपए थे, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, उस पर भी दस्तखत किए। और ये कहा कि भाई राम मंदिर गर्भगृह प्रवेश वाले दिन एमपी के हर जिले से जो भी राम भक्त जाएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। इसके मायने क्या है समझेंगे, जो हमारे साथ पैनल है अभी पूरी बात आपको बता दें। तो इस तरह से उन्होंने ये पूरे जो फाइल हैं उन पर दस्तखत किए। एक पॉलिटिकल नियुक्ति भी की उन्होंने, वो नियुक्ति थी राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के पद पर बुंदेलखंड के सीनियर लीडर रामकृष्ण कुसमरिया की। उसके बाद मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने ये सारी चीजें बताई। तो आज बात करेंगे एमपी के नए निजाम की। उनकी भी जो आज जस की तस धरदीनी चुनरिया कहकर विदा हुए, उनकी भी जो थे दावेदार की कतार में, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा इस बारे में बहुत सारे संशय हैं। उनकी भी जो कल तक शिवराज के प्रति निष्ठावान थे, आज उन्हीं के पोस्टर होर्डिंग से शिवराज गायब थे। तो एमपी में सियासत के दौर से जुड़े बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक बेहद खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। अक्सर हम आपको यहां पर एक पैकेज दिखाते हैं, लेकिन आज पैकेज नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और कुछ बयान। सुनिए। नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या होगी कि शपथ समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, संगठन के हमारे प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा की सरकारें हैं वो सब आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए। तो मुझे लगता है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है और उनकी मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में शपथ समारोह हुआ है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके। कोई मंत्री नहीं, काम करो, अच्छा रोड मैप अच्छा होगा जो पूरे प्रदेश को हम आगे ले जाएंगे। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना। पिछले 20 वर्षों में 18 वर्ष हमारी सरकार रही, जिसमें लगभग 18 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो उससे मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है। अब हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में सबसे समृद्धशाली राज्य बनने की क्षमता मध्य प्रदेश में है। इसके लिए रोड मैप बनाएंगे और उस रोड मैप पर चलते हुए अपने मुकाम को हासिल करेंगे और इसके लिए जो आवश्यक गैप्स हैं उस गैप को भरेंगे। तो सुना आपने और देखा भी होगा, एक विंडो में आपको दिख रहा होगा कि जो उनके शपथ ग्रहण की तस्वीरें थी। अभी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमने जानबूझकर कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल गेस्ट आज पहले दिन से वो उपलब्धि बताने की स्थिति में नहीं है और विपक्ष आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी कुछ घंटे ही हुए उन्हें ज्वाइन किए हुए। लिहाजा 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी 2 हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ है सुरेश शर्मा, बहुत सुदीर्घ पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, बहुत स्वागत है शर्मा जी का। और दूसरे मेहमान है पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का ही बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, आज सीट में बैठते ही, मतलब अब से कुछ घंटे बल्कि कुछ मिनट पहले ही सीट में बैठते ही जो उन्होंने दनादन ऑर्डर किए
इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब उनका नाम तय हुआ और नाम तय करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मंच पर सभी को प्रणाम किया, मुझे ये लगता है कि वो महाभारत के युद्ध में जो प्रणाम करने वाली प्रथा थी जाकर के युधिष्ठिर की, या विराट के युद्ध में जिस प्रकार तीरों से प्रणाम किया था अर्जुन ने और उन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरा प्रणाम, लेकिन युद्ध तो होके रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब मध्य प्रदेश में एक बदलाव करना चाहते हैं, और सरकार का बदलाव हुआ है, भाजपा की सत्ता का बदलाव नहीं हुआ, केवल शासन का बदलाव हुआ है। तो जिस शासन के बदलाव की मानसिकता, लेकिन युद्ध की परिणति वैसे ही होगी जैसे मतलब वहां हुई थी कि अर्जुन ने प्रणाम किया था और उसके बाद खदेड़ दिया था सारों को, तो वैसी स्थिति होगी आपको लगता है? परिणति वही होगी युद्ध की? यदि पहली बैठक में रामकृष्ण कुशमारिया जी की वापसी होती है, तो जिसको वनवास भेज दिया गया था उसकी वापसी करने का अभिप्राय यही संदेश है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि जो नेपथ्य में चले गए थे वो लोग, या जिन्हें सामने देख करके भी भुलाया जाता था, उन लोगों के बारे में विचार विनिमय होना शुरू हो गया है और परिणाम सामने आना भी दिखने लग गए हैं। एक बार पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, क्या लगता है आपको, ये जो चूंकि हायर एजुकेशन में उनका ओवर कमांड है, जाहिर बात है, ये पहले के दो जो उनके फैसले हैं, हर जिले में प्रधानमंत्री के नाम पे एक्सीलेंस कॉलेज जो अगले ही सत्र से उन्होंने कहा कि शुरू हो जाएगा, डिग्री को लेके जो लोगों को दिक्कत होती है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, ये वो कैसा फॉर्मेट होगा ये तो अभी तय नहीं हुआ, लेकिन वो अनाउंसमेंट और बाकी के अनाउंसमेंट को लेके आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव चूंकि पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने, हमें लगता है कि शिक्षा विभाग में जो कमियां थीं या जो खामियां थीं उनको बहुत अच्छे से परखा होगा, समझा होगा, और जो परिस्थितियां छात्रों के साथ गुजरती हैं या जिस स्थिति से वो गुजरते हैं, तो उनके लिए अच्छा रास्ता बनाने के लिए, अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने ये जो एक कदम उठाया है, तो मुझे लगता है पहला संदेश उनके पिछले विभाग को लेकर था। दूसरा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से एक्सीलेंसी कॉलेज बनाने की जो घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारें जो पिछले अपन 70 सालों की जो बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू स्कूल जैसे आपने देखा होगा, या बहुत सारे राजीव गांधी के नाम पे चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नए युग की, नई पीढ़ी की सरकार का एक नया युग आरंभ हुआ है। और डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कहना चाहिए पहले दिन कार्यकाल के ये एक बड़ी नींव रखने की कोशिश की है, जो हमें लगता है कि बड़ी बुलंद इमारत होगी उनके। हमें लगता है जो कुछ अंदर के उसमें जो चर्चा हुई होगी उसके कारण ही आज ये निर्णय लिया। ठीक है, तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जयंत सिंह तोमर, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक, बड़े विद्वान जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है जयंत जी आपका। आज जो बदलाव की शुरुआत यहां पर हुई, औपचारिक तौर पर, घोषित तौर पर जो मोहन राज शुरू हुआ, उसमें आपके ग्वालियर चंबल की अभी तक सिर्फ एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भागीदारी है। आगे की क्या स्थिति आप देखते हैं और इस बदलाव पर आपकी टिप्पणी? जयंत तोमर। संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेश जी को इन कर लेते हैं एक बार, तब तक अपने साथियों से कहेंगे कि जयंत जी तक हमारी आवाज पहुंच जाए। शर्मा साहब, ये बता दीजिए कि अब जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, और जैसे गुजरात का मॉडल यहां अप्लाई हुआ, गुजरात का मॉडल छत्तीसगढ़ में अप्लाई हुआ, राजस्थान में अप्लाई हुआ, तो क्या कैबिनेट में भी हम माने कि गुजरात मॉडल अप्लाई होगा और जो बड़े बड़े नाम हैं उन पर संशय हो सकता है? क्या आपका आकलन है, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, मैंने ये अनुभव किया है प्रवीण जी कि बड़े नाम का अभिप्राय जो है वो तो मिटा दिया अभी, क्योंकि 3 ही सबसे बड़े नाम थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे जी सिंधिया। ये तीनों बड़े नाम थे, तीनों के हाथ में स्लिप आई और तीनों ने वही बोला जो एक तोता बोलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये देखते हैं कि केवल आप उतना ही बोलेंगे, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, तो इसका अभिप्राय ये है कि कोई बड़ा नहीं है। और मध्य प्रदेश में जिनको बड़ा माना जा सकता है, वे सारे नेता किसी न किसी कारणों से अपने आप को
लाइमलाइट ला चुके हैं और वापस जा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहले दिन ये कहा था कि मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के लिए नहीं आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के लिए आया हूँ। और प्रहलाद पटेल जी बहुत ही समझदार नेता और चतुर नेता हैं, लेकिन उन्होंने 2 बार अपने आप को एक्सपोज किया है, मेरे हिसाब से कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर लिया था, अभी उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लिया। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में इस प्रकार की पॉलिटिक्स का कोई महत्व नहीं है कि कोई अपने आप को प्रेजेंट करे। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जिन महिला नेता का केंद्रीय मंत्री थी और उनका रेणुका सिंह जी, उनका नाम उन्होंने कितना प्रचारित हुआ था कि मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, लेकिन आए कौन? विष्णुदेव साय जी आए। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आप देखिए कि केवल जिनका अमित शाह जी से डायरेक्ट तालमेल था उस व्यक्ति को बना दिया। तो मुझे ये लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो नरेंद्र मोदी जी से कम अमित शाह जी के भविष्य को ध्यान में रख करके ज्यादा करी जा रही है। और मुझे लगता है इसी प्रकार से यदि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के बीच के तालमेल को देखा जाए तो बेहतर तालमेल था, इसलिए शिवराज जी को नरेंद्र मोदी जी हटाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शिवराज जी के कद को वो दिल्ली में बैठाएंगे नहीं। अमित शाह जी के लिए समस्या थी कि यदि शिवराज जी इसी तरह से सक्रिय रहे और उनको और चांस दे दिया तो नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा भाजपा का, इसको लेकर के एक बड़ा राजनीतिक द्वंद्व था, उसमें अमित शाह जी जीत गए। आपके लगने को मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2 लोग थे मध्य प्रदेश में जिन्होंने कहा था कि बीजेपी 150 पार जाएगी। उनमें एक शर्मा साहब थे और एक बीजेपी की प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल, बाकी किसी ने नहीं कहा था। इसलिए आपके लगने को मैं सैल्यूट करता हूं। जयंत तोमर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं संभवतः। जयंत जी, आपके पास आऊंगा, बड़ा सुदीर्घ आपका भी अनुभव। मैं जो अभी तक आप तक जो सवाल नहीं पहुंच पाया तकनीकी दिक्कत के कारण उसे दोहराता हूं कि ग्वालियर चंबल से बहुत उम्मीद थी मुख्यमंत्री होगा या फिर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। अभी तक सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष है, आगे कोई और संभावना आप देखते हैं या फिर इस पूरे बदलाव पर आपकी टिप्पणी जो एमपी में हुई है? जी प्रवीण जी, ये तो ठीक बात है कि चुनाव से पहले तक तो कई दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन अब जो नई परिस्थितियों में हम लोग दृष्टिपात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जब तक लोकसभा का चुनाव न हो जाए तब तक सारा सब कुछ यथास्थिति ही रहेगा। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल गया है और वो उसे कितना संतुष्ट है ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो भी स्थितियां हैं वो लोकसभा के चुनाव तक तो सब कुछ सबको या तो अनुशासन के दायरे में रहना होगा या फिर अपने धैर्य का परिचय सबको देना होगा, ऐसा मुझे सिंधिया जी की भूमिका क्या मानते हैं आप? वहां से सिंधिया जी, अब वो तो हमेशा उनका एक कोटा होता था कैबिनेट में, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में, कोटा होता था उनका। कोटा इस बार चलेगा कैबिनेट जब बनेगी तब? सिंधिया जी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अब सीख चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं। और जिस तरह से सिर्फ सिंधिया जी ही नहीं, बड़े बड़े जो दिग्गज थे जिनके विषय में हम लोग बड़े अनुमान लगाया करते थे, उनका सबको जो है एक धरातल पर ला दिया गया है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। और सिंधिया जी भी उसमें अपवाद नहीं है। और सिंधिया जी अब रीति नीति को सीखते हुए ये अपने समय का भी इंतजार करेंगे और अनुशासन एक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी में कैसे रहा जाता है, इस बात को वो बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। एक बार पवन जी का रुख कर लेते हैं। पवन जी, ये इसी सवाल का एक दूसरा सिरा जो है वो ये है कि अब फिर इनकी भूमिका क्या होगी? मान लीजिए शर्मा साहब ने साफ नहीं कहा, लेकिन जो उनके संकेत उन्होंने हवा में तैराए उसके मुताबिक अब बड़ा कोई बचा नहीं एमपी में, और राजस्थान में भी नहीं बचा, छत्तीसगढ़ में नहीं बचा, बड़ा वही है जो संगठन है। तो फिर इनकी भूमिका क्या होगी? और इसमें हम और भी शामिल कर लें जो पूर्व हुए मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका क्या होगी एमपी में? देखिए प्रवीण जी, जो पूर्व हुए मुख्यमंत्री जी की जो आप बात कर रहे हैं, जिस दिन से ये तय हुआ था कि वो नहीं रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी दिन से वो अति सक्रिय हो गए थे। और आज भी आपने देखा कि वहां जब डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली और उसके बाद वो सीधे मैदान में उतर गए। कारकेट, जबकि वीआईपी व्यवस्था अलग थी जाने की, लेकिन वो जानबूझ के कारकेट उनका पब्लिक के बीच में से गया
और जो मामा मामा चिल्ला रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक में बने रहने की कोशिश करेंगे, वो लगातार प्रदेश के दौरे करेंगे और जो कहना चाहिए सरकार की डोमेन में जो चीज लाना चाहिए उसकी भूमिका वो निभाएंगे। उनके हाव भाव को देख के ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बराबर सरकार पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो उनने बहुत लंबे समय तक उनके अंडर में काम किया है। तो इन सब चीज़ों को हमें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को संभाल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जो सांसद थे जिनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, जो बड़ी महत्वाकांक्षा लेके मध्य प्रदेश में आए थे कि शायद उनकी लॉटरी खोलेगी तो कोई गृह मंत्री बनेगा, तो कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वो सब कहना चाहिए कि वो लोटे पटे टाइप वापस हो गए। और अब दिल्ली में उनकी क्या भूमिका होगी ये तो अभी जी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। और मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से नरेंद्र सिंह तोमर को भोपाल भेजा गया है, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनाने के बाद उनकी भूमिका उनको सीमित दायरे में बांध दिया गया है। चूंकि एक विवादित वीडियो आया था, मुझे लगता है कि उसके कारण उनको एक सम्मान वापस कर दिया है। इसके बाद सारे जो बड़े नेता थे, छत्रप थे, जो बड़े बड़े सीटों पे जिताने की बात करते थे, उनका लगभग कैरियर एक ढलान की स्थिति में है। और नए लोगों को जैसे कि अभी देखा आपने, डॉक्टर मोहन चौथे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आज की जो नई शपथ ग्रहण आज का जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें जो एक और नाम था वो था राजेंद्र शुक्ल का, विंध्य से आते। हालांकि जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। जयराम शुक्ला देश के बड़े मूर्धन पत्रकार हैं, उन्हें इलाका विशेष में समेटने की मैं गुस्ताखी करूंगा नहीं, लेकिन चूंकि विंध्य के हैं लिहाजा उनको उनसे समझना जरूरी है कि अब विंध्य की राजनीति में इस फेरबदल से क्या फर्क पड़ेगा। शुक्ला साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं समझना चाहूंगा कि इस फेरबदल को आप कैसे देखते हैं, इस नए निजाम को आप कैसे देखते हैं? पहली चीज, जो ये फेरबदल हुआ है इसने संकेत दिया है कि संगठन ही सर्वोपरि है। और ये भी मान के चलें कि मोदी और शाह जी भी अपने आप को उसी संगठन की सत्ता या छत्र के नीचे मानते हैं, जैसे इनका भी चुनाव इसी अंदाज में हुआ था। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन इनकी उपयोगिता कहीं दूसरी जगह सोचेंगे संगठन, तो ये भी इसी तरीके से जस की तस धरदीनी चदरिया टाइप का चले जाएंगे। रही बात विंध्य क्षेत्र, तो ये हमेशा से पावर सेंटर रहा है। मतलब जब से विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मर्ज हुआ 1957 से, तो यहाँ नंबर 2 की हैसियत शंभुनाथ शुक्ला की थी, कैलाशनाथ काटजू के मंत्रिमंडल में भी और रविशंकर जी के भी, और इसके बाद 70 तक वो लगातार मंत्री रहे हैं। तो कर्णपाल सिंह, अर्जुन सिंह जी, बैरिस्टर गुलशेर अहमद, श्रीनिवास तिवारी, हमेशा एक बड़ा पावर सेंटर रहा है। 2 मुख्यमंत्री यहाँ से हुए हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों इतना विशाल और प्रचंड बहुमत आने के बाद भी जो आश्चर्यचकित करने वाला रहा, इस क्षेत्र को इग्नोर किया और जिसको इस क्षेत्र की कमान दी थी, जिसको पोस्टर बॉय बनाया था, राजेंद्र शुक्ला को तिरस्कृत सा किया और अपमानित सा किया। तो पूरे क्षेत्र में ये मैसेज गया और इसका प्रकटीकरण नगर निगम के चुनाव में हुआ, जब रीवा की सीट, सिंगरौली की सीट, सीधी शहडोल, यहाँ की नगर निगम नगर पालिकाओं की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और इसके बाद से फोकस बना, मोदी जी 4 बार आए, देश के प्रधानमंत्री 4 बार आए, राष्ट्रपति महोदया का जो पहला कोई कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बना तो विंध्य में बना, शहडोल में बना, अमित शाह जी 5 बार आए, नड्डा आए, और भी बड़े नेताओं ने उस दर्द को सुनने की, जानने की कोशिश की। और आपने देखा होगा चुनाव से 1.5 महीने पहले राजेंद्र शुक्ला को फिर से ससम्मान कैबिनेट में लिया गया। उसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन एक संदेश दिया, और वो केंद्र के हस्तक्षेप से हुआ था। उसमें प्रदेश संगठन का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं था। ये बड़ी बड़ी स्पष्ट बात थी। तो राजेंद्र शुक्ल जी इस हायरकी तक पहुंचे या उनको इस पद में रखा जाए, ये अपेक्षा थी यहाँ के लोगों की, और अनुमान भी व्यक्त कर रहे थे। राजेंद्र जी विजनरी हैं, मिशनरी हैं और एक्शन पे काम करते हैं। जिस अंदाज से उनने 10-12 साल मंत्री रहते हुए, जिस अंदाज से उनने इस क्षेत्र में एक से एक प्रोजेक्ट लाए हैं, एक तो विजन जबरदस्त है। ठीक है, एक घटना मैं बताता हूँ जी जल्दी। वो एडनबर्ग गए, जब वो ऊर्जा मंत्री थे, तो वहां पे बिजली की खेती होती है।
ऐसी बातचीत में बताया, बोले यार कमाल की बात है, बिजली की खेती होती है और अन्य आमतौर पे मंत्री विदेश लुफ्त उठाने जाता है, वो आदमी रात भर सोया नहीं, बोला बिजली की खेती होती है वहां पे हिडनबर्ग में। और इसके बाद फिर सोलर प्लांट का रीवा में जो शुरू हुआ, हाँ, नेट मीटरिंग सिस्टम, छत में बिजली पैदा करो, छत में बिजली हुआ हो, और फिर वो जो 700 मेगावाट का सोलर पार्क तैयार किया, वो अपने समय का। सर मैं आऊंगा, वक्त रहा तो एक बार ग्वालियर का रुख कर लेते हैं हम। जयंत तोमर यदि हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं तो जयंत जी, ये जो सवाल वहां से बन रहा है कि एक समय में ग्वालियर पावर सेंटर होता था, अब तोमर साहब यहां आ गए, विधानसभा अध्यक्ष बन के, नरोत्तम मिश्रा जी हार गए, प्रभात जी का पता नहीं है अभी, मतलब पता नहीं इन द सेंस के वो अभी है नहीं, मेन स्ट्रीम दिखते नहीं है। तो अब ग्वालियर चंबल, सिंधिया जी अब समझ नहीं आ रहा कि क्या उनके पास कमान रहेगी, तो ग्वालियर की अगुवाई कौन सा नेता करेगा बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है? प्रवीण जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से तो सलाह ली ही जाएगी। हम सबको मालूम है कि सिंधिया स्कूल के 125वें वर्ष के समारोह में प्रधानमंत्री जी खुद एक निजी संस्थान होते हुए भी उसमें आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो उससे पर्याप्त संदेश दिया गया जी, तो पर्याप्त संदेश दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कितना सलाह मशविरा करता है ग्वालियर चंबल के मामले में। और फिलहाल तो कोई नेता रहे नहीं, नरोत्तम मिश्र पराजित हो गए, तो इस तरह से अब ग्वालियर चंबल संभाग में या तो नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव रहेगा और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही रहेगा जी। एक बार रमेश शर्मा जी को माफ कीजिए, सुरेश शर्मा जी को इन करते हैं। तो सुरेश जी, क्या जैसे मैंने वो सवाल पहले पूछा था फिर से पूछता हूं, बिल्कुल नए नए चेहरे भी आ सकते हैं कैबिनेट में आपको लगता है? और ये सब जो बाकी हैं जो बड़े नाम उनके अलावा बिल्कुल नए नए चेहरे भी आके और एकोमोडेट हो जाएंगे, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाएगी, लिस्ट यहीं से बनेगी या दिल्ली से बनेगी? इस प्रश्न के साथ दो बातें कहने की और अनुमति चाहता हूं। जी बोलिए। मैं बोलिए, बहुत जल्दी में कह दूं। बोलिए। पहली बात यह है कि हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो गुजरात के दामाद हैं। तो एक तो ये आप मतलब किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते समय हमें ये दामाद की आवभगत ज्यादा होती है। हाँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जयराम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर उसमें एक छोटा सा संशोधन की मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और वो ये कि जब नरेंद्र मोदी जी का फैसला हुआ था कि वेटिंग इन पीएम का, उस समय राजनाथ जी ने संसदीय बोर्ड की बैठक की थी, वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने संसदीय बोर्ड के डिसीजन को सुनाया था। अभी हमने 3 मुख्यमंत्रियों की घोषणा देखी, उसमें ना राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं थे ना संसदीय बोर्ड कहीं था, इसलिए संगठन के अधीन काम हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। रही बात अब आपके प्रश्न की, तो वो प्रश्न का उत्तर ये है कि जब सचिन तेंदुलकर को हटाया गया था तो कई वर्ष तक हमने जबरन खिलाया उन्हें, लेकिन जब बाद में लड़के आए तो वो एक से एक धुरंधर, पता नहीं हर आदमी सचिन तेंदुलकर दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है मेरी इन सब बातों में आपके प्रश्न का उत्तर समाहित है। पवन जी आप इसे विस्तारित कर दीजिए। चलिए, क्रिकेट के शौकीन आप हैं कि नहीं? मैं तो भारी हूं कि अब कौन नए लड़के आ जाएंगे, तेंदुलकर का रोल क्या रहेगा, या वो खुद से अनाउंसमेंट करेंगे अपना रिटायरमेंट, या एमपी में नया मार्गदर्शक मंडल तैयार हो रहा है? पवन जी। देखिए प्रवीण जी, चूंकि कप्तान नया है तो उसके जो खिलाड़ी हैं वो भी नए होना चाहिए, तभी हमें लगता है कि उसके जो अंडर या उसके जो आदेश का पालन होगा वो उसको जमीन पर धरातल पे जो है ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो पुराने जो कहना चाहिए जो पूर्व कप्तान टाइप लोग जो बैठे हैं, अगर वो इन जो अपन वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें डॉक्टर मोहन यादव की, तो मुझे लगता है कि वो उनसे मोहन जी भी नहीं बोलते होंगे। ऐसी परिस्थितियों में वो पूर्व मंत्री उनको कितना सम्मान दे पाएंगे उनकी कैबिनेट में रह के। और हमें तो लगता है कि अभी डॉक्टर मोहन यादव को अपनी ये कप्तानी की धधक भी एक दिखाना पड़ेगी, धमक दिखाना पड़ेगी, नहीं तो ये जो पूर्व छत्रप हैं या पूर्व जो पिछले 20 साल से कैबिनेट में बैठे हैं, ये उनको पता नहीं कहां शिकार कर डालेंगे उनका। तो मुझे जो लगता है कि वो सारे लोग जो 10 साल 15 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं उन सबको विराम दिया जाना चाहिए। वो 15 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब मध्य प्रदेश में और क्या नया कर पाएंगे। तो वो जो नए लड़के हैं, जो नए जीत के चेहरे आए हैं,
उनको मौका आऊंगा, देना चाहिए। और सर्वसभा हमें लगता है कि आऊंगा। वो जब कुछ करके दिखाएंगे तो मध्य प्रदेश जी बोलिए बात पूरी करिए, मुझे फिर एक लगता बार है जयराम कि जी के पास वो और चलेंगे। जो प्रदेश के जो जी 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 तो हमें लगता है कि उसकी जो प्रदेश को एक जो नई दिशा मिलेगी। लोगों ने सोचा नहीं था कि कोई विराट कोहली भी आएगा तेंदुलकर के बाद, कौन खेलेगा, क्या करेगा, सूर्य कुमार आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ नया होगा और नई कैबिनेट आएगी तो निश्चित रूप से बहुत योग्यतावान जो लोग विधायक जीत के आए हैं वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक बात जयराम जी, बिल्कुल वक्त फिसल गया हमारे यहाँ से। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहूंगा, आप थोड़े देर से जुड़े, वो ये कि क्या कैबिनेट का कैसा स्वरूप आप देखते हैं? कैबिनेट में ये पुराने चेहरे समाहित होंगे या बिल्कुल नई कैबिनेट आपको दिखेगी, नई नवेली? मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ इस कैबिनेट में आप महिला, आदिवासी और ओबीसी ये तीन के केंद्र में ये कैबिनेट रहेगी। प्रतीकात्मक रूप से जिनको प्रतिनिधित्व हायरार्की में दिया जाना था दे दिया गया। मुझे लगता है कि इस बार 33% महिलाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऊपर के बर्थ अभी मतलब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, ये तो 4 हो गए। इसके नीचे आप देखेंगे कि महिलाओं का एक बड़ा प्रतिनिधित्व इस बार मिलने जा रहा है, ऐसा मैं इमेजिन करता हूं। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता, लिहाजा मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरी समझ से आपको आपकी जितनी भी बौद्धिक भूख रही होगी या जितने भी सवाल होंगे नई सरकार को लेकर, तमाम विद्वान जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बहुत हद तक उस भूख को शांत किया होगा उन लोगों ने। अब एमपी में जरूर ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नए दौर की शुरुआत है। जो आप अभी तक देखते आ रहे थे, बहुत सारे मसले जिनमें ऐसे लगता था कि तमाशा है या शो ऑफ है या फिर बाजीगरी है, वो सब शायद बदलेगा और एक नए अंदाज में आपको मध्य प्रदेश का जो निजाम है वो देखने को मिलेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।